नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका अभी जेई का जो एग्जाम है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं। इससे आपको पता चलेगा भी आपकी तैयारी कितनी की आपने कर रखी है या फिर कितना आप सभी को याद है। और जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा अभी सारे समझ लीजिए एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। इनके आसपास जो भी एक्स्ट्रा बातें रहेगी वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। कैसे कैसे क्वेश्चंस है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, जेई वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो जेई की स्पेशल मैंने जो क्लासेस शुरू कर रखी है वो आप सभी को पता है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। HSSC जेई का जो कोर्स है फर्स्ट रिवीजन कोर्स रहेगा, जिसमें सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा आपको करवाया गया है। कम क्लास के अंदर ज्यादा मटेरियल आपको करवाया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। और टेक्निकल मंच जो ऐप है इस पर आपको जेई के लिए स्पेशल जो सिंपल से नोट्स है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। लगभग मान के चलिए मेरे हिसाब से 200 कुछ पेज होंगे। अगर 200 कुछ पेज है, अगर वो आप 200 कुछ पेज कंप्लीट कर लेते हो, लगभग आपका मान के चलिए जेई का जो मैटर है वो 80%, ठीक है, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप सभी बोलोगे तो सबसे आसान है ये हमने कर रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी इसके एक्स्ट्रा जो बातें वो मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा साथ साथ में। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें दे रखा है ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र है जो विभव अंतर धारा तथा प्रतिरोध, यानी कि हमारे पास जो ओम का नियम है इज द फॉर्मूला यूज्ड इन ओम्स लॉ व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पीडी जो होता है, द इलेक्ट्रिक द करंट, ठीक है, और द रेजिस्टेंस। इन सभी के बारे में ओम का नियम हमारे पास क्या कुछ बोलता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए, ओम के नियम की बात मैं आप सभी को बताऊं तो क्या कुछ बनता है, ध्यान से आप सभी को पता भी है। ओम का नियम हमारे पास जो रहेगा वो आपको पता है, V जो है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। ये हमारे पास ओम का नियम बनता है। यहां पर आप सभी को पता है जो ओम का नियम रहेगा इसमें जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमेशा कौन सा ग्राफ होता है, वो हमेशा लीनियर ग्राफ होता है जिसे हम रेखीय ग्राफ बोलते हैं। ओम का नियम कभी भी हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर ओम का नियम लागू नहीं होता। ये कुछ मेन पॉइंट आप सभी को पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओम के नियम की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, कई बार पूछ लेते हैं कि एक तो हमारे पास लीनियर जो भी सर्किट रहेगा उसमें ओम का नियम लागू होता है, और अगर आपको पूछ ले कि नॉन लीनियर सर्किट में ओम का नियम लागू होता है क्या, तो नॉन लीनियर सर्किट में ओम का नियम लागू नहीं होता। एक और प्रश्न कई बार पूछते हैं, ओम का नियम जो है वो एसी या डीसी कौन सी सप्लाई पर काम करेगा, तो ओम का नियम हमारे पास एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई पर काम करता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप सभी इनको नोट कर सकते हो। अब यहां पर देखो, ओम का नियम आप सभी ने याद कर रखा है, V इजिकल टू क्या होता है, V इजिकल टू IR, ठीक है। और ओम का नियम किसने दिया था, वैज्ञानिक का नाम है सर जॉर्ज साइमन ओम, जो जर्मन के हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या दे रखा है, I इजिकल टू V/2, ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं थी भी। R इजिकल टू I इंटू V, ये भी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद I इजिकल टू V गुणा में 2R, ये भी कोई बात नहीं है। I इजिकल टू V/R, तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होगा, राइट आंसर इसका क्या रहेगा, D रहेगा। आप सभी ने पहले कर रखा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो कर लेते हैं। अभी आपने जो एग्जाम दिया था, जैसे कि लाइनमैन की बात करूं मैं हरियाणा के अंदर, या ऐसे के एग्जाम की बात करें तो वहां पर आप सभी ने देखा था भी आसान क्वेश्चंस, लगभग मानता हूं मैं 90% बच्चों की एक ही बात थी कि सर आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए थे। और आते हुए क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन की बात नहीं है, कम से कम आप देखोगे तो 5 या 7 क्वेश्चन आराम से आसान क्वेश्चन आपने गलत कर रखे हैं, ठीक है। आसान जरूर है लेकिन इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सोच समझकर जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जरूर आप नोट करें। हरियाणा में जो जेई का एग्जाम होता है, ठीक है, उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए सारे पॉइंट जो करवा रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 दे रखा है, क्या कुछ दिया देखो। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी एन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आप सभी को पता है जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसके अंदर मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो किससे बनी है, एक तो प्रोटॉन से, एक न्यूट्रॉन से और एक इलेक्ट्रॉन से। ये आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है,
ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो किस में होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद among three elements, ठीक है, considered to be neutral in nature, contain no charge, ऐसा हमारे पास इन तीनों में से कौन सा रहेगा जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। या फिर कई जगह हम ये बोलते हैं कि नेट चार्ज, नेट आवेश हमारे पास शून्य किस पर होता है, जीरो किस पर होता है, तो वो आप सभी को पता है जी, वो हमारे पास होता है न्यूट्रॉन पर। अब आप सभी को इसकी ट्रिक पता होगी कि ट्रिक मैंने आप सभी को करवा रखी है, ईंट पर नाचे, ठीक है ना, ईंट पर नाचे, ये ट्रिक आप सभी ने क्लियर कर रखी है। ई से हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, टी से क्या बनता है, टी से बनता है, थॉमसन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। उसके बाद पी से, पै से हमारे पास क्या बनेगा, पै से बनता है प्रोटॉन। और प्रोटॉन के बारे में किसने बताया था, नामकरण तो दिया था रदरफोर्ड ने, ये पूरा नाम लिखना, नामकरण किसने दिया था, रदरफोर्ड, ठीक है। और अगर बात करें हम इसकी प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्मिथ ने, ठीक है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। न से क्या बनता है, न से बनता है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया है चैडविक ने, ठीक है। तो ये बातें आप सभी को ध्यान रखनी है बस। इलेक्ट्रॉन पर अगर हम चार्ज देखें तो क्या होता है हमारे पास, -1.67 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। यहां पर माइनस ही रहेगा, ध्यान रखना पॉइंट ये। और क्या रहेगा, कूलाम। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अगर आपको प्रोटॉन का पूछ ले तो लगभग बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे, यहाँ पर प्लस तो लिख देंगे, ठीक है जी, प्रोटॉन पर प्लस हमारे पास चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर जो पावर है ना, उस पावर को भी कई बार प्लस कर देते हैं, तो पावर को हमें प्लस नहीं करना है, पावर तो माइनस ही रहेगी। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये हो गया किस पर, ये हमारे पास है प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ए। इस तरह से जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हमें साथ साथ क्लियर करने जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। इससे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पूछूंगा, वो नई बात आप सभी के लिए रहेगी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, बच्चे को पता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओम है जी, कोई खास बात नहीं है। वोल्ट जो है वो किस किस की इकाई होती है, आप लिख लो। वोल्ट हमारे पास मैंने आपको बता रखा था, वोल्टेज और खुद ये चार भाई होते हैं। चार भाइयों की फैमिली की बात करें तो सबसे बड़ा भाई इसमें कौन सा है, ईएमएफ है। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, पीडी होगा। उसके बाद इसके अंदर क्या रहेगा, ईपी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक खुद क्या है, एक खुद वोल्टेज आप सभी ने पढ़ रखा होगा। इन चारों की इकाई क्या होती है, इन चारों की इकाई वोल्ट ही होती है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हेनरी किसकी इकाई होती है, हेनरी आप सभी को पता है, हेनरी हमारे पास इंडक्टेंस की इकाई होती है, ठीक है, इंडक्टर की। वाट हमारे पास किसकी इकाई होगी, वाट तो होती है पावर की, ठीक है। यहां तक बात आप सभी को समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस है, उसी तरह से आप ये बताओगे कि मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में कौन सा पॉइंट रहेगा ये बताइए। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा। तो मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं तो आप सभी को मैंने कई बार बता रखा है, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर हमारे पास होता है रिलक्टेंस, ठीक है, रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस को कई बच्चे लिखते हैं एस से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बच्चे क्या लिखते हैं, आर एम, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस, ठीक है, आर एन, दोनों पॉइंट ठीक है, दोनों से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब आपको बोल देते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट में आपको ये पूछ लेंगे कि ये बताइए कि जो हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट में ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट के अंदर अगर आपको ओम्स लॉ पूछ लें तो मैग्नेटिक सर्किट में ओम्स लॉ हमारे पास क्या रहेगा, देखो इसमें क्या होता है, रिलक्टेंस जो है, रिलक्टेंस बराबर क्या रहेगा, R इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वैसे आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I, ठीक है। इसी तरह से बस यहां लिखना है हमें, यही ओम का नियम है। तो रिलक्टेंस और रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, MMF होगा, और बटा में I है तो यहां पर क्या होगा, फाई होगा। ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट में ओम्स लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप बोलोगे इकाई बताइए इसकी, तो इकाई क्या होती है, इसकी इकाई हम इसकी लिखते हैं जी हेनरी इनवर्स,
ठीक है, चेक करना आपको कितना कुछ याद है या नहीं है, भूल गए बातें, क्या कुछ चल रहा है पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो ये बातें मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दी आपको। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, रिलक्टेंस होगा। और ये कई बार पूछ लें कि रिलक्टेंस का ये बताइए उल्टा क्या होता है, ठीक है। तो रिलक्टेंस का उल्टा हमारे पास क्या होगा, रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है, वो होता है परमियंस। पॉइंट बहुत कुछ है, ठीक है, पॉइंट बहुत कुछ है, बस इस तरह से लिखते हैं परमियंस को पी से। और परमियंस की इकाई क्या होती है, सीधी हेनरी होती है, यहां हेनरी इनवर्स है। क्लियर बात, नोट कर लिया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एक एक पॉइंट आप सभी को मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन आसान था, लेकिन इस आसान क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा कुछ बातें हैं जो आप भूल जाते हो, वो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए ये भी आसान है आप सभी के लिए, ठीक है। ए रजिस्टर यूज्ड इन कलर टीवी हैज द फॉलोइंग कलर बैंड। एक तो दे रखा है सबसे पहले येलो, उसके बाद है वॉयलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर, बस इसके बारे में देखना है और हमें कुछ करना ही नहीं है, और आगे सब मत पढ़ो कुछ भी। बाकी एक चीज ध्यान रखनी है, इसकी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं भी आपको करवा दूंगा। चलो देखते हैं, पहले इनका देखो क्या रहेगा, बीबी रॉय, आपको ट्रिक याद होगी, बीबी रॉय हैज ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ, ठीक है, यही बनते हैं। सबसे पहले शुरू होता है 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक तो हो गए सारे कलर, ठीक है। अब आप सभी को पता है यहाँ पर कोई बैंड वगैरह की बात नहीं दे रखी, तो बैंड की बात नहीं दे रखी तो कितने कलर है, 4 कलर है जी, 4 कलर है। तो 4 कलर में कितने बैंड हमारे पास बनेंगे, 4 कलर के अंदर आपको पता है 4 ही बैंड का रेजिस्टेंस बनता है। जैसे कि हम बना देते हैं रेजिस्टेंस, ये 1, 2, 3 और 4 बैंड बना दिए। पहला बैंड हमें क्या बताता है, फर्स्ट जो बैंड होता है वो हमें बताता है दहाई का अंक, ठीक है। दूसरा बैंड हमें क्या बताता है, दूसरा बैंड बताएगा इकाई का अंक। तीसरा बैंड हमें क्या बताएगा, तीसरा बैंड हमें बताता है गुणांक, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। उसके बाद लास्ट बैंड क्या बताता है, ये बताएगा टॉलरेंस। ओके, ये पॉइंट आप सभी को पता होने चाहिए। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हमारे पास कोई 4 बैंड का रेजिस्टेंस है, 4 बैंड के रेजिस्टेंस में राइट साइड से दूसरा बैंड क्या बताएगा, ऐसे कंफ्यूजन करके पूछ लेते हैं। तो राइट साइड हमारे पास ये बनती है, राइट साइड से दूसरा बैंड फर्स्ट, सेकंड बैंड क्या बताएगा, गुणा। इस तरह से ध्यान रखना आपको। अब चलिए बात करते हैं यहाँ, सबसे पहले आप सभी को पता है येलो, ठीक है। येलो कितने नंबर पे है जी, आप देखोगे येलो हमारे पास है 4 नंबर पे, ठीक है जी, 4 लिख दिया। उसके बाद क्या है, वॉयलेट, वॉयलेट कितने नंबर पे है, वॉयलेट हमारे पास है 7 नंबर पे। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में 2 अंक लिखते हैं, दो हमारे पास डिजिट है दोनों, दहाई अंक और इकाई अंक लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमें करनी पड़ती है गुणा, यानी कि गुणांक दे रखा है। तो तीसरा क्या है, ऑरेंज है। ऑरेंज कितने नंबर पे है, ऑरेंज है 3 नंबर पे। जितने नंबर है उतनी आप इसकी पावर लगा दो, कुछ नहीं करना, पावर लगा दीजिए, ठीक है। यहां तक क्लियर बातें, ओके। उसके बाद लास्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कि सहनशीलता, यानी कि इतना हमारे पास ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकती है इसकी वैल्यू। उसका मतलब यहां देखो कितना, ये सिल्वर है, सिल्वर की टॉलरेंस कितनी है, यहां अगर लिखे हम तो एक तो होता है गोल्ड और एक होता है सिल्वर और एक होता है नो कलर। गोल्ड की अगर टॉलरेंस की बात करें तो प्लस माइनस होती है 5%। सिल्वर की टॉलरेंस की बात करें तो प्लस माइनस कितनी होती है, 10%। और अगर हम बात करें नो कलर की तो यहां पर बनती है प्लस माइनस 20%। ये आपको मैंने याद करवा रखा है कि GABCD के अंदर पहले आता है तो 5 भी पहले आता है, ठीक है। इस तरह से याद रखोगे। तो यहां देखिए सिल्वर जो है, सिल्वर कितना है, प्लस माइनस 10%। चलिए यहां लिख देते हैं प्लस और माइनस 10%। अब आप ये आंसर चेक करो भी है क्या ऑप्शन के अंदर, ठीक है। आप देखोगे 4.7K प्लस माइनस 10%, ये तो कैंसिल है, 4 पॉइंट का मतलब ही नहीं था। 47K प्लस माइनस 10%, ये भी हमने तो नहीं निकाला। चलो देखते हैं, 4.K ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हमारे पास कैंसिल। तो ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन सी बचता है। अब आप बोलोगे यहाँ K लिखा है, यहाँ तो K का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर हम बोले कि 10 की पावर 3
10⁻³ अगर 3 हो तो उसका मतलब होता है क्या, उसका मतलब होता है किलो। ठीक है, अगर हमारे पास 10⁻6 हो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेगा। ये तो आप सभी ने याद कर रखा होगा, इंपॉर्टेंट भी बनता है। ठीक है, एक होता है किलो, एक होता है मेगा, एक होता है मिली। ये ज्यादा एग्जामिनर यहाँ पर पूछते हैं। मिली का मतलब क्या रहेगा, 10⁻³ ये होता है मिली में। ठीक है, एक होता है माइक्रो, माइक्रो में क्या होता है 10⁻6 ये होता है माइक्रो। ठीक है, ये भी 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ज्यादातर जो हम बात करें कैपेसिटर की इकाई लगभग आपको माइक्रो में लिखी मिलती है। तो यहाँ 10⁻³ लिखी हुई है, तो 10⁻³ का मतलब किलो, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 47 किलो का मतलब के लिख दो बस डायरेक्ट, प्लस माइनस क्या रहेगा 10%। ठीक है, अब जिसकी तैयारी आप भूल रखिए जो बातें, ठीक है, उनकी लगभग मेरे हिसाब से रिपीट हो रहा है। बस ये आप जो कंटेंट मैं करवा रहा हूँ ये करते रहो, साथ साथ में जो पुरानी आपने क्लासें कर रखी है उसको भी आप रिपीट जरूर करोगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, 47 किलो प्लस माइनस 10%। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास होता है कलर कोडिंग। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कलर कोडिंग कौन से रेजिस्टेंस की निकाली जाती है, तो कलर कोडिंग हमारे पास होता है कार्बन का रेजिस्टेंस। ठीक है, कार्बन जो रजिस्टर होता है ना, कार्बन रजिस्टर की हम कलर कोडिंग निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई। उसके बाद हाँ एक पॉइंट और, एक इसमें पूछ लेते हैं कई बार मिनिमम और मैक्सिमम भी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। लास्ट में लिखा मिलेगा कि आप ये बताइए रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आया था, ठीक है, उसको 10% की बात है, सिल्वर है तो 10% उसका कम लिख देंगे। अगर यहाँ पर गोल्ड होता तो हम 5% कम लिखते। और अगर आपको ये पूछ ले मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम की बात करें तो हम क्या लिख देंगे 10% ज्यादा। ठीक है, अगर सिल्वर है तो, और अगर गोल्ड है तो 10% 5% ज्यादा लिख देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी भी। चलिए नेक्स्ट देखो, 120 कूलम, ठीक है, ऑफ चार्ज passes through a conductor in 60 seconds. The current in the conductor is। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस थोड़ी सी नई बातें एक्स्ट्रा हम जरूर देखेंगे। चार्ज के बारे में बहुत कुछ आपको सीखना जरूरी है। चलो देखो, आपको बोल रखा है कि कूलम यानी कि चार्ज हमारे पास कितना दे रखा है। ठीक है, चार्ज दे रखा है जी 120 कूलम। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आप बोलोगे हमें दे रखा है जी 60 सेकंड यानी 60 सेकंड। ठीक है, पूछा क्या है, करंट पूछ रखा है, तो करंट निकाल देंगे। करंट के लिए फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है। एक तो आपने Q बराबर आपने फॉर्मूला याद कर रखा है चार्ज का, Q इजिकल टू क्या होता है, Q इजिकल टू IT। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि आप कई बार सोचते हो भी हमने ITI क्यों की। ठीक है, हमने ITI आप याद रखो और क्यों की, इस तरह से याद रखोगे तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्यों ITI की याद रखोगे तो अब यहाँ पर करंट निकालना है तो ये इसके बटा में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे Q/T। यहां पर देखो Q कितना है, Q हमारे पास है जी 120। ठीक है, उसके बाद T कितना है, T आप बोलोगे जी है 60, कैंसल और 6 2 और करंट की बात है तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। बस 2 एम्पियर आप चेक करो, ऑप्शन दे रखा है ये तो हो गया आसान। अगर जिसको न्यूमेरिकल या फॉर्मूला याद नहीं था उसको फॉर्मूला भी याद हो गया, रिपीट हो गया होगा। ठीक है, अब मेन बात क्या बनेगी, मेन बात यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या देखो, एक तो आपको ये पूछेगा जो चार्ज हमारे पास होता है, चार्ज को मेजर करने के लिए, चार्ज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, चार्ज को मापने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप हम यूज करते हैं चार्ज को मापने के लिए। और इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर आप सभी को पता है, इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर गोल्ड लीफ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर गोल्ड की लीफ होती है। ठीक है, सोने के पत्ते जैसे होते हैं, उससे चार्ज को मेजर किया जाता है। यहां तक बात आप सभी को पता चल गई। उसके बाद एक और फॉर्मूला है यहां पर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई बार निकाल लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, Q इजिकल टू NE।
ठीक है। Q इजिकल टू क्या रहेगा, Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है। ये चीज आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे ही, ठीक है ना। एक मिनट होल्ड करो भी। चलिए, तो यहां पर आप पूछो सर ये क्यू तो ठीक है, एन क्या है, एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई क्या है, खुद इलेक्ट्रॉन है। बस इतनी बात ध्यान रखना, ये हो गया क्लियर। क्वेश्चन जरूर हम थोड़े कम कर रहे हैं लेकिन चीजें एक्स्ट्रा आप सभी को पता है, जैसा कि मेरा तरीका है बताने का, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप सभी को जो बता रहा हूं, और एग्जाम के अंदर आप सभी ने देख ही लिया थी, जो पिछला भी एग्जाम हुआ था उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। लगभग जो मैटर जो बता रखा है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा जो करवा रखा है, सारा उसी में से ज्यादातर बातें बन जाती है। 90% मैं मानता हूँ आराम से मैटर बन जाएगा, ठीक है। तो जो जेई वाले बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को सीरियस मोड पर देखें, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये मान के चलिए, मान लीजिए ठीक है अभी 100 क्वेश्चन अगर हमारे बनते हैं, 100 क्वेश्चन का एग्जांपल लेके चलें तो 100 क्वेश्चंस में से आप ये मान के चलिए कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, थ्योरी के 70 क्वेश्चन है, थ्योरी के 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन का रेशो ये रहता है कि आप सभी को आसान पूछा जाए, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछते, ठीक है। थ्योरी का जो आसान रहेगा वो लगभग 40, 45, 50 के बीच में है। तो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, देखो क्वेश्चन आसान है, आपने कर भी रखा है। 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो इसके अंदर बात करें तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग थ्रू ए वायर कैरिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड में। तो सिंपल सा क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू NE, ठीक है। और E हम बात करें, E हमारे पास अगर निकालना है हमें, N निकालना है हमें, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो N होता है, N इजिकल टू क्या होगा, Q बाई E, ठीक है। लेकिन यहां पर तो कोई Q का जिक्र नहीं है ना, यहां पर हमारे पास क्या है, E का जिक्र है। तो आप सभी को पता है अभी हमने जो फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला किया था कि Q इजिकल टू क्या होता है, IT, ठीक है। Q इजिकल टू IT, I कितना है 1 एम्पियर और T कितनी हमारे पास, T है 1 सेकंड। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी 1 कूलाम, बस सिंपल सी बात है। अब 1 कूलाम के अंदर 1 कूलाम आवेश में या फिर 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सिंपल आपको मैंने याद करवा रखा है, अलग से करने की कोई जरूरत ही नहीं है इसको, ठीक है। यहां पर देखो क्या रहेगा, Q की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। E कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास जो चार्ज है वो कितना होता है, -1.67 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है, 19 कूलाम, ये हमारे पास वैल्यू है। अब 1 को इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा बनता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। डायरेक्ट याद रखते हैं बच्चे इसको, तो ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखते हैं। और लगभग आपको ये लिखा मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻⁻ कितना रहेगा 18, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहां पर कई जगह आपको 28 लिखा मिलेगा साथ में कि 6.28, और कई जगह आपको 6.25 है, तो 25 वाला ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट बनता है, ठीक है। 25 जो करवा रखा है ये हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट बनेगा। चलिए यहां तक बात हो गई डन। उसके बाद नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखो मैंने बता रखा था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं ऐसे, और हरियाणा के अंदर तो आए हुए हैं, आप सभी ने देखा होगा। जेई का पेपर की बात करें या फिर एलएमएसए की पेपर की बात करें, वहां पर क्वेश्चन आए हुए हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध का पारस्परिक क्या होता है, तो उल्टा हम बात करेंगे रेसिप्रोकल क्या होता है। अब देखिए 3-4 चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो होता है हमारे पास करंट की हेल्प करने वाले, ये चीज ध्यान रखो। दूसरा हमारे पास क्या होता है, करंट को रोकने वाले। इस तरीके से करोगे तब मजा आएगा फिर पढ़ने में, याद भी रहेगी चीजें, ठीक है। डायरेक्ट याद करने से इतना मजा नहीं आता, ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे ये तरीका अपनाओ आप।
करंट की हेल्प करने वाले की कैटेगरी में कौन कौन है? देखो पहले रोकने वाले की कैटेगरी में देखें तो मैंने बता रखा है, अभी इंपेडेंस होता है जो सभी का सरदार है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद क्या होगा? रिएक्टेंस होगा। और इस रिएक्टेंस बंदे ने क्या कर रखा है? इसने अपने खुद दो बंदे रख रखे हैं नीचे, और वो कौन है? एक तो है एक्सएल और एक है एक्सी। इन दोनों को काम बांट दिया कि तेरा काम है कैपेसिटर में करंट को रोकना, तेरा काम है इंडक्टर में करंट को रोकना। ये इन्होंने अपना काम बांट दिया, और इन सभी का सरदार कौन है? इंपीडेंस है। तो सरदार को, ये तो रोकने वाले की कैटेगरी में करंट को, ठीक है। अब करंट को चलाने वाले की कैटेगरी में, हेल्प करने वाले की कैटेगरी में, तो इसका तोड़ करने वाला कौन होगा? इसका तोड़ करने वाला होगा एडमिटेंस, जिसे वाई से लिखते हैं, याद होगा आप सभी को, ठीक है। एडमिटेंस जिसे वाई से लिखते हैं, ये क्या होता है? ये होता है इंपीडेंस, ठीक है। तो इसको रोकने वाला, इसका तोड़ करने वाला कौन होगा? एडमिटेंस। यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का तोड़ करने वाला कौन होगा? कंडक्टेंस, जिसे जी से लिखते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस की इकाई तो आपको याद होगी, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। रेजिस्टेंस और हमारे पास कंडक्टेंस क्या होगा? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसका ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और देखते हैं साथ साथ में। उसके बाद है रिएक्टेंस, एक्स का मतलब रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस को रोकने वाला कौन होता है? वो होता है सस्केप्टेंस, बी, ठीक है। सस्केप्टेंस, क्लियर बातें। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यहां तक बात हमारे पास हो गई, डन। तो अगर आपको बोल दे कि सस्केप्टेंस का उल्टा क्या होगा, तो सस्केप्टेंस का उल्टा होता है रिएक्टेंस, जिसे एक्स से लिखते हैं। इंपीडेंस का उल्टा क्या होगा? इंपीडेंस का उल्टा होगा जी कौन सा? एडमिटेंस, जिसे वाई से लिखते हैं, वाई जेड, इस तरह से याद रखो, ठीक है। उसके बाद रिएक्टेंस की बात करें, रिएक्टेंस हमारे पास एक्स होता है, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होता है सस्केप्टेंस, जिसे बी से लिखते हैं। तो अब ये पॉइंट आप ध्यान रखो, तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, समझ में आया होगा इतना, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं वो ध्यान रखना, आप ये मत सोचना भी क्वेश्चन बताओ कितना सिंपल है, बाकी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। और यहां से आपके जेई के पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला, याद रखना कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा? तो उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में होता है परमियंस। चेक करना प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हुए उनमें कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और परमियंस की इकाई अगर आपको पूछ ले, परमियंस की यूनिट पूछ ले, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, हेनरी, ठीक है, हेनरी होती है। और दूसरी अगर आपको यूनिट पूछ ले इसकी, हेनरी रहेगी, या फिर दूसरी इकाई आप याद करो क्या रहेगा, ठीक है। दूसरी हमारे पास इकाई इसकी क्या होती है? दूसरी इकाई इसकी होती है वेबर बटा में 80 एम्पीयर। अब सोचो भी आपने कितनी चीजें याद कर रखी है, क्या चीजें आपको भूल गए हो, ठीक है। जो आपको याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा साथ साथ में, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैं करवा रहा हूं इनको आपको पक्का करना सारा। नेक्स्ट देखो भी, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, चेक करो अपनी नॉलेज को, देखते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ फाइनाइट लेंथ कंडक्टर रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। यहां पर बात किसकी हुई है? बात हुई है डायामीटर की। डाया जो हमारे पास है उसको हमने कर दिया रिड्यूस टू हाफ, यानी आधा कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है, और वो हमारे पास दूसरा क्या है? डाया जो है, उसका रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, लेकिन वर्ग यानी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब इस डी को आधा कर दिया, तो देखो भाई 1 बाय, ठीक है, इस डी को हमने आधा कर दिया, तो ऊपर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां पर कितना होगा? यहां पर इस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। तो अब आप सभी को पता है 4 हमारे पास, डी को हमने 4 कम कर दिया, तो अगर डी को 4 कम किया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे का विपरीत है। इसको 4 कम किया तो ये 4 ज्यादा होगा, इसलिए हमारे पास 4R इसका आंसर होगा, यानी कि 4 गुना ज्यादा। रिमेन सेम तो नहीं, रिड्यूस बाय हाफ नहीं, इंक्रीज 4 टाइम, इंक्रीज 2 टाइम नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। तो अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जो क्वेश्चंस करवाए हैं इनको आप रिपीट जरूर करोगे, और जो साथी जो सोच रहे हैं भी तैयारी करें या ना करें, ठीक है, वो हल्की फुल्की अपनी तैयारी लगातार करते रहें, ठीक है। और अगर
मान लो भी जो आप बच्चे जेई वाले तैयारी करें उनके लिए मैंने बता दिया डायरेक्ट, ठीक है, उनके लिए मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है, ये आप जो कोर्स है वो देख सकते हो। कम क्लासे हैं, कंटेंट बढ़िया है। एक आज आप सभी को मैं लगभग 200 या लगभग मेरे हिसाब से 230 पेज शायद टोटल होंगे। नोट्स है बढ़िया, ठीक है, यानी कि प्रिंटिंग सारे नोट्स रहेंगे वो बढ़िया तरीके से। अगर ये भी आप चेक कर लेते हो, इतना आप पढ़ लेते हो, तो लगभग 80% जेई का मैटर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो इसमें आपको कूपन कोड लगाना है PARI50, ठीक है। ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको फिर इसके अंदर क्या है, जेई वाले कोर्स के अंदर 50% का ऑफर इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, और जो मेन क्वेश्चंस है वो हम और भी कवर करते रहेंगे, ठीक है ना। जो मेन क्वेश्चंस है वो हम और भी क्वेश्चंस कवर करते रहेंगे, और चेक करना भी एक बार आपको कितना कुछ याद है, कितना आपने क्या कवर कर रखा है।